तो 8वां वेतन आयोग है क्या, क्यों लाया गया, क्या इसके फीचर्स हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है, इसमें क्या बेसिक चीज़ें आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए, आइए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 8वां वेतन आयोग एक्चुअली हमारे लिए क्या है, विस्तार से इसको समझना है, देखना है। देखिए, सैलरी हमारी कंट्री में बहुत देर से बढ़ती है। जैसे अगर विदेशों से कंपैरिजन किया जाए तो हमारी कंट्री में जो वेतन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। आज भी पता है हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो बाहर क्यों जाता है, क्योंकि जिस कार्य के लिए हमें यहाँ पे 1 लाख रुपए मिलते हैं, विदेशों में इसी कार्य के लिए 6 से 8 लाख रुपए मिलते हैं। ऑल्दो वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है। जैसे कोई बंदा फॉरेन में काम करने जा रहा है तो उसे कमरे का किराया 2 लाख रुपए देना पड़ता है। यहाँ 1 लाख में रहना खाना सब होने के बाद भी बचत होती है और 2 लाख किराया है। तो वहाँ पे सैलरी उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा है, बट वो सैलरी उतनी होती नहीं है। वो उनके एक दिशोभ्रम है जो इनके साथ लगी रहती है। बट फिर भी भारत सरकार भी जागी, अब ये नई सैलरी बढ़ाने जा रही है। वेतन आयोग का प्रभाव क्या होगा ये आप समझिए। 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में शर्तों को मंजूरी मिली। सरकारी और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों पे सिफारिशें दी गई और ये सीधे क्या करेगा, सरकारी व्यय को बढ़ाएगा। जो पेंशन और सैलरी होती है वो कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। तो ये खर्चा किसका बढ़ेगा, गवर्नमेंट का बढ़ेगा। इसमें ढेर सारे सरकारी व्यय आपके बढ़ जाएंगे। जब ये सरकारी व्यय बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा घाटा होता है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो सीधे क्या करता है, सरकारी व्यय को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इससे बहुत सारे सरकारी व्यय बढ़ जाएंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति जो है उसके अकॉर्डिंग इन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है, डियरेंस अलाउंस दिया जाता है। आवास मुद्रास्फीति पुराने मापदंडों के तहत मापा जाता था। आज क्या होगा भाई, महंगाई के साथ किराया भी तो बढ़ गया। एक समय पे किराया मान लीजिए एक कमरे का 2,000 रुपये था, आज उस कमरे का किराया 20,000 रुपये है। तो महंगाई भत्ते के साथ अब किराया भी तो बढ़ाएंगे। रेंट अलाउंसेस, डियरेंस अलाउंसेस दोनों बढ़ता है। महंगाई भत्ता और रहने के लिए किराया जो दिया जाता है वो सब बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बढ़ाई जाएंगी तो क्या होगा, वेतन बढ़ जाएगी। आज की डेट में जब सैलरी बढ़ेगी तो 1-2 रुपये नहीं बढ़ेगी। जिसकी 60,000 सैलरी थी हो सकता है उसकी सैलरी 1.5 लाख पहुँचा दी जाए। अब यहाँ समस्या किसके साथ आती है, व्यापारियों के साथ। यहाँ पे परेशान आप नहीं होते, यहाँ पे परेशान व्यापारी होता है, हम होते हैं। कैसे होते हैं आपको बताएं। 2014 में हम फीस लेते थे 1.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट। 2016 में लेते थे 1,80,000, 2018 में लेते थे 2 लाख और 2020 के बाद लेते हैं 500, 1000, 2400। हाईएस्ट फीस जाती है 10,000, 15,000। टोटल साल की फीस जाती है 45 से 60,000। सोचिए कितना डिफरेंस आया। तो क्या महंगाई एजुकेशन के लिए नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। बट एजुकेशन में रिफॉर्म्स के नाम पर इतना फ्रॉड हो चुका है आज की कई चीज़ें नुकसान में आ गई, कई चीज़ें परेशान करने लगी हैं, कई चीज़ें हमें समस्याएं देते हैं। तो अगर महंगाई भत्ता सैलरी पेशेंट का बढ़ रहा है, सैलरी वाले लोगों का बढ़ रहा है, तो आम जनता के पास भी तो चीज़ें आनी चाहिए। मान लीजिए आज कोई चीज़ सस्ती है तो उसे महंगा करना चाहिए, सर्विसेज महंगी होनी चाहिए। इंसान चाहता है सर्विसेज सस्ती होती चली जाए, इंसान चाहता है सैलरी बढ़ती जाए। एक टीचर पता है अच्छा कब पढ़ाता है, जब उसका पेट भरा हो, उसकी नैतिक और दैनिक आवश्यकताएं पूर्ण हो और वो मानसिक रूप से शांत हो। पर एक शिक्षक के साथ आज समस्या पता है क्या है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो अपने बेसिक खर्चे नहीं उठा पाता, वो अपनी समस्याओं से जूझता रहता है। हम बीइंग ओनर अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाएंगे ऑन टाइम, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। एक टीचर आपको तब पढ़ाएगा ना जब उसको ऑन टाइम सैलरी मिलेगी। याद रखिए, महंगाई भत्ता जॉब पेशेवर लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बट जो जॉब नहीं कर रहे उनका क्या सरकार को उनकी तरफ नहीं सोचना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ एक नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की बना दो कि ऑल ओवर इंडिया जितनी यूपीएससी की कोचिंग है वो 1 साल की फीस 40,000 लेंगी, 2 साल की फीस 80,000 लेंगी, 3 साल की फीस 1,20,000 लेंगी। ना इससे ऊपर लेंगी ना उससे नीचे लेंगी। तब आप क्वालिटी के पीछे भागोगे, फिर आप फीस के पीछे नहीं भागोगे, तब सर्वाइवल है। टीचर की सैलरी फिक्स करिए। प्राइवेट संस्थान टीचर को इतना देंगे, स्कूल में इतना मिलेगा। सरकारी स्कूल की टीचिंग में टीचर को सैलरी अच्छी मिल रही है, 2-2, 2.5 लाख रुपए सैलरी है। करने को वो कुछ नहीं कर रहे, करने में वो कोई भी काम नहीं करते, उनके पास कोई भी वर्क नहीं है। मतलब प्रोफेशनल मैनर में अगर बात करें, दे आर नॉट अ टीचर एट ऑल, उनको पढ़ाना नहीं आता। बट वही प्राइवेट में टीचर्स डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हाईएस्ट सैलरी सीएमएस देता है, सीएमएस इज पेइंग 80 to 90,000 मैक्सिमम टू अ टीचर। हाईएस्ट सैलरी 80 से 90,000 एंड दे आर वे फार बेटर एंड वेल क्वालिफाइड देन गवर्नमेंट टीचर। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कभी कभार रिजर्वेशन, कभी कभार इग्नोरेंस। हुई समस्या है, ये एक बड़ा चैलेंज रहा है इनके लिए।
तो अब ये गणना जब की जाएगी तो उसके हिसाब से मुद्रास्फीति को देखकर इन्हें बढ़ाया जाएगा। अब आवास का भार 10.7% है, ठीक है। मुद्रास्फीति को सबसे ज्यादा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या करता है, आवास का भार, जहां हम रहते हैं वो खर्चा है। मतलब क्या हो गया इसका, लेट सपोज हमारी सैलरी है, नहीं बेटा, दो चीजें, फ्री एजुकेशन इज व्हाट यू कैन गिव फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन। क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक की एजुकेशन, क्लास फर्स्ट से लेकर 8th तक की एजुकेशन तो फ्री की जा सकती है, बिल्कुल एक्सेप्टेड। बट जहां हायर स्टडीज में कोचिंग्स की बात है, ट्यूशन क्लासेस की बात है, इनको अगर आज हम रेगुलेट और मॉड्यूल नहीं करते तो समस्या है। सरकार क्या कर सकती है, कैपिंग लगा सकती है, जो चाइना करता है। चाइना कहता है कि जो मल्टी बिलियनियर बन रहे हैं, ठीक, आपके पास मैक्सिमम वर्थ कितनी हो सकती है, उन्होंने कहा साहब कितनी हो सकती है, कह रहे 2000 करोड़। 2000 करोड़ से ऊपर जब भी आप कमाओगे सरकार आपसे ले लेगी। मतलब मुकेश अंबानी से कहो कि भाई आप जितना कमा रहे हो 2000 करोड़ से जैसे आप ऊपर पड़ोगे हम आपका सारा पैसा खा लेंगे। वो क्या कहे, वो ये कहे कि 2000 करोड़ से ऊपर आप जैसे ही बढ़ोगे हम आपका सारा पैसा खा लेंगे। क्या करेंगे, हम आपकी सारी मनी खा लेंगे। तो अब इससे क्या होगा, इससे दो प्रॉब्लम्स आएंगी। इससे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो बिजनेस मर्चेंट हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा कमाने के पीछे नहीं भागेंगे, वो एक मिनिमम प्रॉफिट पे रुक जाएंगे। जैसे मुकेश अंबानी और रिच और रिच और रिच, एलॉन मस्क और रिच बनना है और रिच बनना है, ये और रिच बनने की भूख नहीं खत्म होती। वैसे ही अगर एकेडमिक्स को ये बोल दिया जाए कि पर इंस्टीट्यूशन मात्र 1000 बच्चा पढ़ेगा, कितना बड़ा कितना छोटा इंस्टीट्यूशन हो, ध्यान से समझना, पर इंस्टीट्यूट सिर्फ एक बच्चा 1000 बच्चे पढ़ेंगे, हर बच्चे की फीस सिमिलर होगी, टीचर का पे स्केल भी सेम होगा और पैटर्न और कोर्स भी सेम होगा। अगर थोड़ा हार्श होकर सरकारी ये कर दे तो हर एक कोचिंग पढ़ाने लगेगी। बच्चों को फिर कंपटीशन कोचिंग ढूंढने का नहीं है, बच्चे का कंपटीशन है अच्छा पढ़ने का। आज बच्चे के पास टैलेंट क्या है, एक राइट मेंटोर ढूंढना। मान लीजिए आज मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा रहा हूँ, 5 बजे से क्लास ले रहा हूँ, 5000 रुपये महीने में उस मेंटोरशिप के लिए ले रहा हूँ बच्चों से, ठीक है। अब भाई वो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बैच में उनको नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे पता है भाई मुझे टाइम लगेगा, आप लोगों के साथ में उन्हें बैठा नहीं पाऊंगा। अब ये मेंटोरशिप जो है ये फ्री हो सकती थी ना, अगर आप 1,20,000 रुपए एक साल की फीस दे रहे होते तो मैं हर बच्चे को 6 घंटे पढ़ाने को तैयार होता। अब समझिए, जो ये कोचिंग्स आए, जो क्वांटम लाई, क्वालिटी नहीं लाई, क्वांटम लाई, भीड़ लाई, बहुत सारी भीड़ लाई। मतलब मैं 4000 बच्चे पढ़ाऊंगा 2500 में, 2000 में, 2000 में, 1100 में, 400 में, खान जैसे टीचर, दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर यूपीएससी, बिल्कुल नहीं है यूपीएससी के लिए क्वालिफाइड, येट दे आर टीचिंग यूपीएससी। वो यूपीएससी की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी यूपीएससी दिया नहीं। वो टीचर आज यूपीएससी पढ़ा रहे हैं और यूपीएससी के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि यूपीएससी का सिलेबस ये, पैटर्न ये, जिन्होंने जिंदगी में कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं घुसे, वो वीडियोस बना रहे। क्यों बना रहे, क्योंकि हम जैसे लोगों ने उनको अलाउ किया। सरकार ने एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्यों नहीं देखी। एक स्कूल में क्लास 8th का भी टीचर रखने से पहले उसकी बीएड चेक की जाती है, उसकी एक्सपर्टीज चेक की जाती है। क्या एक एकेडमी में कोई भी टीचर कुछ भी लॉन्च कर देगा, लोग पढ़ाने देंगे? यहाँ पे भी गवर्नमेंट को टाइट होना पड़ेगा। फॉरेन और इंडिया में यही अंतर है, फॉरेन में पर्सनल स्कूलिंग चलती है जिसे बोलते हैं होम कॉटेज स्कूल्स। आपको बताएं यूके में स्मॉल स्कूल कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ। स्मॉल स्कूल कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है आज की डेट में, स्मॉल स्कूल कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा काम आपके लिए ये कर रहा है कि जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में लोगों ने क्या किया, लोग मिनिमम बच्चों के साथ पढ़ना स्टार्ट कर गए। क्या किया, वो मिनिमम बच्चों के साथ पढ़ रहे थे। अब उन्होंने क्या गेम खेल दिया, उन्होंने कहा मिनिमम बच्चों के साथ पढ़ेंगे, तो उन्होंने 5-6 बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। वो मैक्सिमम कितने बच्चों के साथ पढ़ रहे थे, 5 या 6 बच्चों के साथ। तो 5 और 6 स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना अच्छा लगा उन्हें। आज यूके में होम कॉटेज स्कूल्स फेमस हैं। वहाँ पर वो स्कूल बनाया जा रहा है जहाँ पर एक टीचर 20 बच्चों के साथ बैठे और उन पे ध्यान दे। जब वो उन पे ध्यान देगी तो वो जानते हैं कि वो पर्सनली ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, तो पर्सनली बेहतर कर पाएंगे, लोग वहाँ जाते हैं। हमारी कंट्री में कौन सा स्कूल ढूंढते हैं, वो प्राइवेट स्कूल जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत महंगी फीस है, 70 बच्चे एक बैच में बैठते हैं और 4 घंटे में टीचर स्कूल से घर भेज देती है और बच्चे पे ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ भीड़ पे ध्यान दिया जाता है। ये जितने भी फेमस टीचर्स हैं उन्होंने क्या गेम खेला, भीड़ का गेम खेला, कि जब बहुत लोग आएंगे पीछे पीछे 4 और आ जाएंगे। चलो चलो बस।
अब यहाँ क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी वो होती है जहाँ पर आप जेन्युइनली मेहनत करें, क्वालिटी वो होती है जहाँ पर आप बिल्कुल सीरियस होकर काम करें। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एजुकेशन में भी रिफॉर्म आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर बच्चे समझें कि मिनिमम बच्चे मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। आज अगर अभिषेक हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हम उनको जवाब क्यों दे पा रहे हैं? अगर यहाँ पर वापस ये 20 बच्चे बैठने लगेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर 5 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं आपके सारे जवाबों को दे पाऊंगा। और एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, मेरे को अगर कोई डाउट है तो मैं किससे पूछूंगा? टीचर से पूछूंगा। और टीचर का भी टाइम नहीं है, तो उसके बाद तो टीचर के पास वैसे ही टाइम नहीं रहेगा आपको देने के लिए। तो अभी टाइम नहीं है, को टाइम में कब बदलेगा ये टीचर को देता है हमें। ठीक, आइए अब इसको देखते हैं। सर्वेक्षण का दायरा 300 शहरों में 13,000 घरों में सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद सरकारी प्रदान किए गए घरों के लिए किराए पॉक्सी में छूट दिया गया, किराए भत्ते का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, अगर आपको सरकारी मकान दिया जाता है तो आपको किराया नहीं दिया जाता, और अगर आपको किराया दिया जाता है तो आपको सरकारी मकान नहीं दिया जाता। अब ये महंगाई भत्ता कैसे चेक किया गया? 300 शहरों में गए, 13,000 प्लस घरों को देखा। अब हो सकता है वहाँ आवास एक मॉडरेट मैनर में, जैसे लखनऊ के आशियाना गोमती नगर का किराया महंगा है, पारा चले जाओ, आलमबाग के आज़ाद नगर के अंदर चले जाओ, 2-2 हज़ार के कमरे हैं, दरोगा खेड़ा सोडी नगर और सस्ता है। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ की किराए की पॉलिसी देख रहे हो। आपने 2,000 का किराया देखा और वो बेचारा जहाँ ले रहा है आशियाना में रह रहा है, वहाँ 18 से 20,000 महीने किराया दे रहे हैं, तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। ये चैलेंज आता है। एचआरए वास्तविक बाजार किराए को प्रतिबंधित नहीं करता, ये उनकी वेतन ग्रेड पर निर्भर है। मतलब आपकी जितनी वेतन ग्रेड है उतना आपको हाउस रेंट मिलेगा। ठीक है, अभी जो हाउस रेंट अलाउंसेस हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हाउस रेंट अलाउंसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए है उसको हाउस रेंट ज़्यादा मिलेगा, जिसकी सैलरी 40,000 है उसको हाउस रेंट कम मिलेगा, और दोनों सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे तो प्रॉब्लम है। तो हाउस रेंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रखें। विकृत डेटा का प्रभाव, अब ये क्या करता है? बाजार स्थिति के अगेंस्ट जाता है। जो उतार चढ़ाव बाजार में है उसको ये पूरी तरीके से परिभाषित नहीं करता। कायदे से परिभाषित कर सकता था पर नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने विकृत डेटा लिया, हमने रॉन्ग डेटा को इंटरप्रेट किया है यहाँ पर। अब क्या है, इसमें संशोधन जब भी सरकार करती है तो एचआरए के मूल्य प्रारंभिक रूप से बढ़ जाते हैं, बट वो वास्तविक बाजार से अलग रहते हैं। अब 8 साल पहले पिछला वेतन आयोग जब आया तो एक समान विकृति हुई थी। निवेश नीति निर्माता दोनों ने वास्तविक मुद्रास्फीति के बारे में भ्रमित कर दिया था। इन्होंने कहा कि महंगाई ज़्यादा है कि कम है, ये सरकार को नहीं पता था। उन्होंने बस एक ग्रेस लेकर सैलरी आपकी बढ़ा दी। इसके बाद कृत्रिम स्पाइक, वेतन वृद्धि के तुरंत बाद आवास मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो वास्तविक आवास लागत की वृद्धि नहीं थी। जब सैलरी बढ़ती है तो लोग क्या सोचते हैं? अब सरकारी कोई आएगा तो मैं किराया बढ़ा दूंगा। मान लो मेरे यहाँ कोई किराएदार रह रहा होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं किराए को दुगना कर दूंगा। मैं कहूंगा भाई अब मुझे ज़्यादा किराया दो। तो ये आर्टिफिशियल हाइक हो गई ना, ये नहीं होनी चाहिए पर ये होती है। इसके बाद क्या होता है? नीतिगत चुनौतियाँ अब जटिल हो गया। केंद्रीय बैंक कृत्रिम और वास्तविक मुद्रास्फीति दबाव के बीच में अंतर करना पड़ा। अब इनको ये समझना पड़ा कि एक फेक मुद्रास्फीति है और एक रियल स्फीति है। मतलब इन्फ्लेशन दो होते हैं। फेक क्या होती है? ज़रूरत। मान लीजिए आशियाना में घर 10 हैं और डिमांड 100 घरों की है। ध्यान से समझना, आशियाना सेक्टर में 10 घर हैं और किराएदार 100 आ गए तो क्या होगा? किराएदार किराया बढ़ा देगा। पारा में 2,000 घर बने और किराएदार सिर्फ 200 हैं तो किराया घट जाएगा। तो जो आर्टिफिशियल हाइक है वो कृत्रिम इन्फ्लेशन कहाँ है? आशियाना में। और जो रियल प्राइस है वो कहाँ है? पारा चौकी में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डिफ्लेशन हो रहा है। वो वहाँ है जहाँ 100 घर हैं और 90 लोग हैं। तो कायदे से आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए? जहाँ पे 100 घर हैं, 90 लोग हैं, उनको हम जोड़ के देखें तो हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इसके बाद सुधार की आवश्यकता। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है? इनको कोशिश करनी है कि इनको सुधारें ताकि सटीक जानकारी हमको मिले। अब जैसे हम बात करें 2017 की, इन्होंने स्थिति को यहाँ पर लगाया। 2017 की जो स्थिति चल रही थी उसे एज इट इज़ इन्होंने यहाँ फॉलो किया और उसी को यहाँ पर लागू कराया। अब वहाँ पे आवास स्फीति थी 4.7। 7वां जब आयोग हुआ था तो एचआरए की वृद्धि कितनी थी? 105.6%। जून 2018 में मुद्रास्फीति थी 8.45%। मतलब क्या होता है? अगर 1,000 रुपये आप किराया देते थे तो 8.4 800 रुपये और बढ़ गया तो 1,800 किराया हो जाएगा। 8% बढ़ गया, 80 रुपये और बढ़ गया। तो अब ये नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है? अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये इतना ही दें आपको 4.7% के अकॉर्डिंग। तब क्या हो? सिफारिशें 2017 में दी गई, 2018 में किराया तुम्हारी सिफारिशों से 2 दुगना हो गया।
और अभी भी तुम किराया नहीं बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी। बाजार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। सरकारी आवास को बाहर करना, स्याही नमूने में आवास में सरकारी आवास को बाहर किया गया है। महीने का किराया जो डेस होता है उसको रखा गया है, ग्रामीण आवासों को शामिल किया गया है। अब इनसे क्या होता है, 18 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कारण ये था कि समयबद्ध अपडेट था। प्रारंभ में आवास में अधिक मुद्रास्फीति दिखाई दे सकती थी, बाद में कम होती चली गई, तो विश्वसनीयता के साथ इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आज अगर आप किसी की सैलरी बढ़ाने जा रहे हो तो उसको अगर आप डियरेंस अलाउंस नहीं देते, हाउस रेंट अलाउंस नहीं देते, HRA नहीं देते, तो उसको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो इनको सुधारने की वो कोशिश करे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आधिकारिक डेटा बनाम बाजार का अंतर, ये आधिकारिक डेटा है, ठीक है, बाजार का अंतर है। देखिए आधिकारिक डेटा कह रहा है 4.7% है, बाजार कह रहा है भैया 24 से 25% के आसपास हमारा मुद्रास्फीति जा रही है। अब 10% CPI आवास का भार है। बाजार आधारित डेटा 100% प्रॉक्सी पॉलिसी को कहता है कि भरोसा करेगी कि जो बाजार का आधारित डेटा है वो हमें मानना चाहिए। महीने शेष 18 है। अब ये सुधार करने के लिए अनुमानित समय 18 महीने दिए गए कि 18 महीने में आप HRA में सुधार कर लें। ऑल्दो जो वेतन आयोग है वो आपका मार्च के बाद लागू हो जाएगा। उम्मीद यही है कि 1 अप्रैल से आपको बढ़ी हुई वेतन मिलेगी। बढ़ी हुई वेतन आपको मिलेगी, फिर स्टेट में जाते हैं, स्टेट में बाद में जाते हैं। तो समयबद्ध क्रियान्वयन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, जब आपको काम करने को दिया गया तो समयबद्ध होकर आपको इसका क्रियान्वयन पूरा कर लेना चाहिए, समय ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दूसरा क्या है, वास्तविक प्रतिनिधित्व। आपको बाजार की स्थिति जानकर कार्य करना चाहिए। यदि आप बाजार की स्थिति जाने बिना इस कार्य को कर रहे थे तो आपका ज़्यादा घाटा होगा। इसको देखने के साथ था भविष्य की सुरक्षा। ग्रामीणों को शामिल किया गया तो भविष्य की विकृतियों से सुधार मिलेगा। दीर्घकालिक लाभ स्पष्ट है। अगर डियरेंस अलाउंसेस को हम ठीक से रखते हैं, उसको सटीक बनाते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। बट ये कब कर पाएंगे, एक बहुत बड़ी चीज़। डियरेंस अलाउंसेस अगर हमारा सही तरीके से चलता है तो हमें कोई घाटा नहीं होता, हमें सिर्फ लाभ होता है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट पूछ लीजिए, फिर आगे चले।